हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, और आज हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। देखिए, लोकसभा जो होती है संसद की निम्न सदन होती है, या उसको चर्चित सदन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोकसभा की संरचना कैसी है, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ से होते हैं। देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 यानी कि 552 निर्धारित की गई है। ठीक है, हमारे संविधान में लोकसभा की संरचना 552 निर्धारित की गई थी। ठीक है, बट हुआ यूं कि अभी तक यदि अभी के सिनारियो में देखा जाए तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। ऐसा क्यों हुआ, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि एवं 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। देखिए, अभी क्या है कि अब 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी यानी कि जो संघ शासित प्रदेश आते हैं उसमें से, यानी कि दोनों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में जरूरी है। इसी कारण 530 सदस्य राज्यों की जनसंख्या, वहां भी जो जैसे कि राज्यसभा में होते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, उसी प्रकार लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसलिए वहां सीटों की संख्या 80 है, लोकसभा सीटों की संख्या। और उसी तरह बिहार उससे कम है जनसंख्या, तो यहाँ सीटों की संख्या 40 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अब देखिए, 104th अमेंडमेंट जो संविधान का हुआ था 2019 में, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। देखिए, जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत किया जाता था लोकसभा में। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन कौन होते थे, हम एक वीडियो में पीछे बता चुके हैं कि वो एंग्लो इंडियन वैसे लोग होते थे ना, जो कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनमें से जो अंग्रेज इंडिया में रह गए, बस गए, उन्हीं को एंग्लो इंडियंस बोला जाता था। तो उनकी संख्या बहुत कम होने के कारण राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते थे। लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ तो उसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो आरक्षित सीटों की संख्या है उसकी अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो आरक्षित सीट होती है लोकसभा में, उनकी जनसंख्या के आधार पर वो जो आरक्षण होता है उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उसकी अवधि जो है 2030 तक, जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही जो देखिए पहले 552 होता था, उसका 550 क्यों हो गया, क्योंकि ये जो एंग्लो इंडियन सीट था उसका प्रावधान क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसी कारण जो अब स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 552 है, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा चुन के आते हैं और 20 संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वर्तमान सिनारियो के अनुसार देखिए, ये संविधान में प्रावधान है कि इतने इतने सीट मैक्सिमम हो सकते हैं। अब अभी के सिनारियो के अनुसार यदि देखा जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 529 सदस्य है, जिसमें से राज्यों एवं 529 सदस्य राज्यों से और 14 सदस्य यूनियन टेरिटरी से हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 543। वर्तमान स्ट्रेंथ यदि अभी के मान लिया जाए तो अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य, 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 529 सदस्य राज्यों से और 14 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। जैसे कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या हुआ था कि हम लोग पोलिंग बूथ पे जाके वहां वोट किए थे, तो उसी को प्रत्यक्ष मतदान करता है। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा आता है, यानी कि उसके जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है, जो विधानसभा सदस्य, जो अलग अलग विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि हमने विधानसभा सदस्य को चुनकर भेजा और वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या करता है, हम लोग सीधे मतदान द्वारा यानी कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मतदान कौन कर सकता है ना। अब ऐसा नहीं है कि देश में इतने नागरिक तो सारे लोग मतदान कर सकते हैं। मतदान करने के लिए होता है कि जिसकी उम्र
वो भारत के नागरिक हों और उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वही लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, देश के वैसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और है कि जो 1989 था, 989, इसके पहले प्रावधान था कि वैसे लोग जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो वही लोग मतदान कर सकते थे। लेकिन संविधान में 61st अमेंडमेंट यानी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, उसके द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में हुआ था उसमें जो मतदान की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और यहाँ थोड़ा ये देख लीजिए कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होता है ना। अभी हमने बताया था कि जनसंख्या जो 104वां अमेंडमेंट था उसमें क्या किया गया था कि एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या को हटा दिया गया था, और जो आरक्षित सीटें होती है उसके लिए क्या किया गया था कि प्रावधान कर दिया गया था कि 2030 तक, जनवरी 2030 तक जो आरक्षण रहेगा लोकसभा में वो बरकरार रहेगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना है कि जो आरक्षण है, जो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मिलता है। किसके? अनुच्छेद 334 के अंतर्गत, 334 के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना है कि उन लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मिलता है। अभी वर्तमान सिनारियो के अनुसार से देखें तो वर्तमान में टोटल आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का 24.03% है। ठीक है, और उसमें से 84 सदस्य शेड्यूल कास्ट के हैं और 47 सदस्य शेड्यूल ट्राइब के हैं, यानी कि 84 सदस्य अनुसूचित जाति के और 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति के हैं। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बताना है दोनों सदनों की अवधि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दोनों सदनों की अवधि क्या होती है। ये चैप्टर ये बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं ये संसद का चैप्टर 4-5 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं संविधान पूरे बेसिक से शुरू करूँगा और पूरे एंड तक ले जाऊँगा। भारतीय संविधान जो है और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को भी पूरे बेसिक से लेके एंड तक ले जाऊँगा, पूरे अच्छी तरीके से बताऊँगा, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो है बिहार में या पूरे देश में जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बिहार में भी एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले, बीपीएससी के एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। सो प्लीज़ इसको देखें और शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं दोनों सदनों की अवधि। देखते हैं, राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है, पहली बार 1952 में गठित। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है ना, ये हमेशा चलते रहती है। ठीक है, और राज्यसभा का सबसे पहला गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। ठीक है, और याद रखना है कि पीछे हम बताए थे कि राज्यसभा की जो संरचना होती है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होती है। तो राज्यसभा क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है या राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और निरंतर चलने वाली सभा होती है। आगे देखते हैं, इसके 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होता है। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य, यानी कि जैसे कि मानते हैं कि उसमें से 12 सदस्य हैं तो उसको 1/3 कितना हुआ, 4। तो उसमें से जो 4 यानी कि जितनी उसके स्ट्रेंथ है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होगा, सेवानिवृत्त, यानी कि उनका रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये रोटेशन देखिए पहले होता था ना कि जब 1952 में सबसे पहला बार गठन हुआ था तो उसमें वो रोटेशन प्रक्रिया लॉटरी के अनुसार होती थी, है ना, कि मान लिया जाए सदस्यों का नाम रख के और किसी चीज में डाल दिया जाता था और उसमें से नाम निकाला जाता था ना, लॉटरी समझते हैं ना, उस लॉटरी के अनुसार होता था कि किस सदस्य का मतलब कि एक्सचेंज करना है या किस सदस्य को सेवानिवृत्त करना है, फिर किस सदस्य को मनोनीत करना है, वो लॉटरी के अनुसार होता था। ठीक है, लेकिन अब उसका रोटेशन प्रक्रिया चालू हो गया, अब उसकी एक विधि के द्वारा होती है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है कि सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार निर्वाचित या मनोनीत हो सकते हैं, यानी कि मान लिया जाए 2 वर्ष हो गया, कोई सदस्य ए है वो सेवानिवृत्त हो गया तो फिर वो निर्वाचित फिर दोबारा हो सकता है या राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर सकते हैं। बताया था पिछले क्लास में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो संविधान सभा थी उसमें एक
कार्यकाल, जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो उसका कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल कुछ तय नहीं किया गया था, ठीक है। बट एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम था, उसके अनुसार बोला गया कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का है ना। तो 6 वर्ष कैसे होगा, सो ध्यान देना है कि मतलब अब 6 वर्ष का होने का मतलब ये नहीं कि 6 वर्ष खत्म हुआ तो राज्यसभा विघटित हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। बात यहाँ होता है कि जैसे कि 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्य को 2-2 वर्ष में ये कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो किसका उसकी अवधि कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि यदि उसका पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष, और राज्यसभा कितने वर्षों में विघटित होती है या समाप्त होती है, तो राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि राज्यसभा की उलट लोकसभा जो होती है वो जारी रहने वाली संस्था नहीं है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स होता है ना, कि एक चुनाव हुआ, 5 वर्ष की अवधि 5 वर्ष की अवधि उसने पूरा किया और उसका उसका विघटन हो जाता है, फिर पुनः चुनाव होता है और फिर लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। और ये 5 वर्ष की अवधि कब से तय की जाती है कि लोकसभा गठित होने के बाद उसका जो लोकसभा का जो पहला चर्चा होता है, यानी कि लोकसभा में जो पहला मीटिंग बोल सकते हैं होता है, तो उसके कारण जब राष्ट्रपति उसको, जब भी लोकसभा चुन के आती है नई लोकसभा, तो राष्ट्रपति उसका संबोधन करती है लोकसभा के सदस्यों का, तो उस संबोधन के बाद 5 वर्ष जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद लोकसभा खुद ब खुद विघटित हो जाती है और उसका फिर चुनाव होता है और उसके बाद फिर लोकसभा फिर से नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो लोकसभा होती है उसमें अब उसकी कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन ये कब होगा, ये आम परिस्थिति में नहीं होता, ये जब देश में आपातकाल लागू होता है। ध्यान रख, आपातकाल का चित्र बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना है कि देश में आपातकाल तीन तरह से लगाया जाता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 जो अनुच्छेद होता है उसके अनुसार आपातकाल जो लगाया जाता है वो बाहरी आक्रमण या मतलब कि जो पड़ोसी देश है या किसी भी जो शत्रु देश के आक्रमण या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह होता है वो 352 के अनुसार लगाया जाता है, और 356 जो आपातकाल होता है वो राष्ट्रपति शासन जो स्टेट्स में लगाया जाता है, और 360 जो वित्तीय आपात होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि आज तक देश में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कोई भी आपातकाल लागू नहीं हुआ है, बाकी वो दोनों के अनुसार हो चुका है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो यानी कि जो आपातकाल जब लागू होगा तो देश जो लोकसभा का कार्यकाल होगा वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो बढ़ाया कैसे जाते कि एक वर्ष में मात्र एक बार में मात्र 1 वर्ष के लिए बढ़ाते, यानी कि ऐसा होगा कि लोकसभा में बिल पारित कर दिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और जब आपातकाल समाप्त हो गया हो तो वो कार्यकाल मात्र 6 महीना तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, उससे नहीं, है ना। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए आपातकाल 2021 मार्च में लागू हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ा के हम मार्च 2020 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2022 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसका कार्यकाल क्या होगा, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल हम एक बार में बढ़ा सकते हैं, फिर आपातकाल लागू हुए तो फिर 1 साल 2023, फिर इस तरह से बढ़ा सकते हैं कितने भी बार, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। बट हुआ क्या कि मान लिया जाए कि अप्रैल 2022 में आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है। तो जब आपातकाल समाप्त हो गया तब आप क्या कर सकते हैं कि तब आप जो लोकसभा का कार्यकाल है वो मात्र 6 महीना के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अप्रैल में समाप्त हुआ तो 6 महीना, उसके बाद जो 6 महीना आएगा वो वहां तक अक्टूबर तक के आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 6 महीना अक्टूबर 2022 तक आप बढ़ा सकते हैं इस तरह। तो आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीना, और जब तक आपातकाल लागू है तो आप एक बार में 1 वर्ष कितने भी बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि माफ कीजिएगा, जैसे कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होती है, उसी तरह राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होती है, उसी तरह लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होती है, ठीक है। और जो देखिए ये आपातकाल की जो अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया थी उसका एक उदाहरण है कि 5वीं लोकसभा जो थी वो 1976 से 1977 तक, यानी कि उसकी जो कार्य अवधि थी वो 1976 में समाप्त हो रही थी, लेकिन आपातकाल लागू होने के कारण उसकी अवधि 1977 तक बढ़ा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, बट
जो लोकसभा का होता है जो चुनाव सदस्यों का चुनाव, वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। अब ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेना है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है कि इसमें एक प्रादेशिक क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र होता है, एक प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत एक ही सदस्य को चुना जा सकता है। उसके लिए प्रतिनिधि कितने भी खड़े हो सकते हैं, है ना, बट उसमें से एक सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। और वहां पे हम लोग प्रत्यक्ष मतदान करते हैं और एक सदस्य उसमें से, अब मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र से 10 सदस्य खड़े हैं, है ना, तो 10 सदस्य में से जिसको सबसे अधिक मत आ गया वो उस क्षेत्र से निर्वाचित माना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, समझ गए। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग होता है। इसमें एक प्रादेशिक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और उसमें प्रत्याशी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्लासेस में अभी बहुत कुछ सीखना है। अब देखते ये बात समझना है कि अब आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, और फिर कल वाली बात ही कि आप ऑब्जेक्टिव पे कम फोकस कीजिए और जितना हो पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझ के पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आगे चल के और भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, आपका राइटिंग स्किल सही होगा। इस तरह से तो फोकस कीजिए पढ़ाई पे और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।